हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज जैसे कि आप जानते हैं हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर चल रहा था साउंड उसको कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज के आगे की क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आपका 5th क्वेश्चन जो है जहाँ पे हम रुके थे तो वो ये है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो आपका पेंडुलम है, ठीक है, जो आपका पेंडुलम है वो 4 सेकेंड में 40 बार ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऑसिलेट करता है। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, आवृत्ति काल निकालना है और आपका क्या, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकालनी, यानी जो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, समय अंतराल जो है जिस टाइम पीरियड में वो फ्रीक्वेंसी हुई है उसको भी निकाल। तो पहले सबसे पहले हम इंफॉर्मेशंस लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस गिवन है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन है जो कि कितना है, 40। दूसरा आपको क्या गिवन है, दूसरा आपको टाइम टेकन यानी कितना समय लगा ये दिया गया है। तो आपको कितना समय लगा, 4 सेकेंड्स, यानी 4 सेकेंड आपको लगे। आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है, आपको ये दो चीजें निकालनी। आप ये जानते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकाल रहे हैं। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है यानी जिसे आप क्या बोलते हो, आवृत्ति बोलते हो। ठीक है, जो आपकी आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है, टाइम टेकन यानी कितना समय लगा अपॉन, सॉरी, आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में आपने कितनी बार ऑसिलेट किया, तो आप इससे निकालेंगे। यानी आप पहले लिखेंगे ऊपर नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। जैसे कि आप जानते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है कि आपने 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन किए, यानी कितनी बार जो आपकी साइकिल है वो कंप्लीट हुई, वो आपकी फ्रीक्वेंसी दिखाती है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या आएगी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यानी 40 अपॉन, आपको कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड का, तो अपॉन 4 यानी 10 हर्ट्ज जो आ गई वो आपकी फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हैं आपकी आवृत्ति आ गई। तो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल दी जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जो आपके ये 10 हर्ट्ज है, आप ये जानते हो 1 सेकेंड में आपको कितनी साइकिल कंप्लीट करी, आपने 10 साइकिल कंप्लीट करी, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है,
10 हर्ट्ज है। तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि जब एक साइकिल कंप्लीट हुई तो टाइम कितना लगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, 1 आपकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, यानी 1/10, यानी कि आपके पास आया 0.1 सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यानी जो आपका मॉस्किटो है, ठीक है, जो आपका मच्छर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, क्या वाइब्रेट करता है, अपने विंग्स को, यानी अपने पंखों को वो वाइब्रेट करता है, और किस रेट में, 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड में वो 500 बार वाइब्रेट करता है अपनी विंग्स को, यानी अपने पंखों को वो 500 बार क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो जैसे कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि इसमें आपको दिया गया है कि जो आपका मच्छर है, ठीक है, वो अपने विंग्स को कितनी बार वाइब्रेट करता है, 500 बार एक सेकेंड में, यानी आपको ये फ्रीक्वेंसी दी गई। क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 500, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 500, ठीक है। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है, आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो 1 आपकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है, वो आपकी 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो आपकी 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है आपका टाइम पीरियड, यानी कि आप इसे इस तरीके से लिखोगे, यानी 1/500 आप इस तरीके से इसे लिखो, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका 1/500 है वो आपका बराबर होता है, ये आपका बराबर आएगा 0.02 सेकेंड के, ठीक है, तो ये आपके बराबर आएगा 0.02 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यानी आपको पार्ट्स इसमें से बताने हैं कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट है, ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट का जिसे वाइब्रेट करके हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते, ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते। तो पहला आपके पास है ढोलक, ठीक है, ढोलक है आपके पास पहले। जैसे कि आपने ढोलक देखा होगा, जो ढोलक होता है उसके किनारे क्या होती है, जो उसके सिरे होते हैं उस पे झिल्ली होती है ना, उसके किनारे या सिरों पे क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है इंग्लिश में जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, स्ट्रेच होती है, यानी खिंची हुई होती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, खिंची हुई होती है, और इसे हम वाइब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सिरे पे पीटते हैं, यानी हिट करते हैं, ठीक है, इसे क्या करते हैं, हिट करते हैं, या आप कह सकते हो कि इसके सिरे को हम पीटते हैं, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, जो आपका मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है यानी कंपित होता है, जिस कारण उससे साउंड
या आप कह सकते हैं ध्वनि का उत्सर्जन होता है, या आप कह सकते हैं ध्वनि उत्पन्न होती। तो यानी कि जो आपका ढोलक होता है, जैसे कि सॉल्यूशन में दिया है, ढोलक यानी इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड विच इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इसका हेड होता है उस पे क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो खिंची हुई झिल्ली होती है। Vibrations are set into these stretched string when the head is beaten gently। यानी जो आपके पास ये मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली जो है, जो कि खिंची हुई है, काफी स्ट्रेच्ड है, इससे आप साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हो, उसके ऊपर आप क्या करते हो, उसे पीटते हो हाथ से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब ढोलक से साउंड या ढोलक बजाते हैं तो क्या करते हैं, उसे पीटते हैं, उसके जो सिरे हैं उसको पीटते हैं, हाथों से पीटते हैं, जिस कारण उसकी जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसके दोनों साइड मेम्ब्रेन होते हैं, जो क्या होते हैं, वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कंपित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, these vibrations produce sound and thus ढोलक produces sound। तो इस तरीके से जो आपका ढोलक होता है वो साउंड यानी ध्वनि को प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली नेक्स्ट जो है आपका वो सितार के बारे में पूछा गया है कि सितार का कौन सा हिस्सा, ठीक है, वाइब्रेट होके आपको साउंड प्रोड्यूस कर। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है सितार भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसमें आपने देखी होगी उसमें धागा या स्ट्रिंग्स जिसे कहते हैं, धागे की तरह जो होती है, धागा या स्ट्रिंग कह सकते हैं, तार कहते हैं बेसिकली, जिसे जो आपके तार होती हैं उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। ठीक है, खींचा जाता है, जिससे क्या होता है, जो आपकी वो तार होती है, किसकी तार, सितार की जो तार होती है वो वाइब्रेट यानी कंपित होना शुरू हो जाती है, जिस कारण इस कंपन की वजह से हमें ध्वनि सुनाई देती है, यानी हमें इस कंपन की वजह से, इस वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रेच स्ट्रिंग्स आर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या है, इसके पार्ट है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेच स्ट्रिंग। जैसे कि फर्स्ट जो आपका ढोलक है उसमें आपने स्ट्रेच मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, यानी जो आपकी झिल्ली है उसके बारे में पढ़ा। और सितार में क्या होते हैं, आपके पास स्ट्रिंग्स होती है, तार होती है, स्ट्रेच्ड तारे होती है। ठीक है, जो वाइब्रेट करती है। ठीक है, वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, यानी जब हम स्ट्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, प्लग करते हैं, तो क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन होती है। These vibration produces sound, thus सितार produces sound। यानी जब हम इसे, यानी जो तार होती है, सितार की जो तारे होते हैं या धागे होते हैं, उन्हें जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करते हैं यानी कंपित होते हैं, जिस कारण हमें क्या मिलती है, साउंड सुनाई देती है। यानी हम ये कह सकते हैं इस तरीके से जो आपका सितार होता है वो साउंड यानी ध्वनि को क्या करता है, उत्पन्न करता है, या ध्वनि जो आपकी साउंड होती है उसे प्रोड्यूस करता है। आपके पास जो थर्ड था वो था फ्लूट यानी बांसुरी। ठीक है, जो आपकी फ्लूट होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये भी एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपने देखा होगा जो आपकी फ्लूट होती है उस पे क्या होते हैं, छेद होते। ठीक है, आपकी जो फ्लूट होती है उसमें छेद होते हैं, और वो किसकी शेप की होती है, एक पाइप, या आप कह सकते हैं एक सिलेंडर, या जो आप बेलन बोलते हैं, सिलेंडर की शेप की होती है। उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं यानी छेद होते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो उसमें, आप उसमें फूंक मारते हो एक सिरे से, और फिर अपनी जो हाथों की उंगलियों से उसकी जो आपके जो छेद होते हैं, ठीक है, जो पाइप होता है उसके छेद जो होते हैं उनको आप बंद करते हो और खोलते हो। तो बेसिकली आप उसमें क्या करते हो, उसमें आप क्या करते हो, अपने मुंह से हवा उसमें डालते हो, जिस कारण उसमें क्या होते हैं, वायु स्तंभ होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, वायु स्तंभ होते हैं, जिस कारण वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं एयर की वजह से। ठीक है, उसमें क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, जिस कारण, ठीक है,
जो एयर के या हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जिस कारण हमें उससे साउंड या ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज होल्स इन इट। इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, होल्स होते हैं। इट इज अ हॉलो पाइप। जैसे कि आपको पता है ये पाइप होती है, सिलेंडर की शेप की होती है, जैसे पाइप होता है ऐसी खाली पाइप के जैसा ये होता है। ठीक है, द एयर इनसाइड द पाइप इज सेट इनटू वाइब्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या करते हैं, जो आपकी एयर होती है, ठीक है, हवा जो होती है, जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? वाइब्रेशन में सेट करते हैं। कैसे? जब हम उसमें हवा देते हैं। When air is blown over its mouth, यानी उसके एक सिरे पे हम क्या करते हैं? हवा, जैसे फूंक मारते हैं तो हवा देते हैं, हवा को ब्लो करते हैं। इस वजह से इससे हमें क्या? एक अच्छी साउंड, ठीक है, एक अच्छी साउंड सुनाई देती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम? ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पे हमने नॉइस यानी शोर, म्यूजिक यानी संगीत, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, म्यूजिक के बारे में पढ़ा था, और हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने नॉइस के बारे में पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा था कि जो म्यूजिक होती है, ठीक है, जो म्यूजिक होती है यानी संगीत होता है, ये हमें अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपको, आप स्ट्रेस फ्री होते हो, आप तनाव मुक्त हो जाते हो, आपका मन अच्छा हो जाता है म्यूजिक या संगीत सुन के। तो जो आपका संगीत होता है या म्यूजिक होता है, वो बेसिकली आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस करते हो, यानी उससे उत्पन्न होता है। जैसे कि आपका वायलिन हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, आपका ढोलक हो गया, तबला हो गया। ठीक है, तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे जो साउंड निकलती है या ध्वनि निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम म्यूजिक या संगीत कहते हैं। अब जब हमने शोर की बात की थी, यानी जब हमने नॉइस की बात की थी, तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी नॉइस होती है, यानी जो शोर होता है, वो बेसिकली क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड्स होती है, यानी ऐसी ध्वनियां होती हैं जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, कैसी होती? जो हमें अच्छी नहीं लगती है सुनने में। और जब भी ये, यानी जो इस तरीके की ध्वनियां उत्पन्न होती है, हमें सुनाई देती है, तो हमें कैसा महसूस होता है? स्ट्रेस्ड। ठीक है, हम तनाव में आ जाते हैं, कई बार हमारा मन अच्छा नहीं रहता है, हम अच्छे से कहीं कंसंट्रेट या एक जगह एकाग्र मन से नहीं काम कर पाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं इसकी वजह से, या आप लगातार किसी शोर को सुन रहे हो या ऐसी जगह में हो जहां बहुत शोर होता है, तो आपको कई तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स यानी मानसिक प्रॉब्लम्स जो होती है, आपकी मानसिक परेशानियां, वो आपको हो सकती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि आपका क्या था? अनिद्रा थी, है ना, हाइपरटेंशन, बीपी, ये हमने ये पढ़ा था कि इसकी वजह से हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो जो आपकी नॉइस होती है, बेसिकली क्या होती है? वो अनप्लीजेंट साउंड होती है, जो कि आपके मिक्सचर्स और आपके घर में जो इक्विपमेंट्स है, यानी इलेक्ट्रॉनिक की जो सामान है, उनसे निकलती है। रोडों में आपकी गाड़ियों के हॉर्न्स, गाड़ियों के चलने की वजह से जो आवाजें आती है या ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, उनको भी नॉइस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था। अगर हम बात करें कि कब क्या आपका जो म्यूजिक है, ठीक है, जो आपका संगीत है, क्या वो कभी शोर बन सकता है? आपका जो संगीत है यानी म्यूजिक है, क्या वो कभी शोर बन सकता है? तो इसका आंसर है यस, हाँ, वो शोर बन सकता है, अगर हम उसको बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम में अगर म्यूजिक को प्ले करें, या म्यूजिक को या संगीत को
जो है आप ज्यादा लाउड साउंड में या ज्यादा साउंड में या वॉल्यूम में, ज्यादा वॉल्यूम में सुने तो वो क्या बन जाती है, नॉइस यानी शोर बन जाती है। तो इसका आंसर बेसिकली ये है, म्यूजिक इज अ साउंड विच इज प्लीजेंट टू हियर। ठीक है, म्यूजिक यानी संगीत एक ऐसी ध्वनि होती है जो हमें सुनने में अच्छी लगती है। साउंड्स फ्रॉम फ्लूट्स, पियानोस एंड वायलिन्स आर प्लीजेंट टू हियर। जो आपकी ध्वनियां होती है जैसे कि फ्लूट्स, पियानो और वायलिन से जितनी भी आपकी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो आपको अच्छी लगती है सुनने में। इस तरीके की ध्वनियों को जो कि आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती हैं, इनको आप क्या बोलते हो, म्यूजिक बोलते हो या कह सकते हैं संगीत बोलते। नॉइस आर साउंड्स विच आर अनप्लीजेंट टू हियर, यानी जो नॉइस होता है वो ऐसी साउंड होती है जो हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट था, कैन म्यूजिक बिकम्स नॉइज समटाइम, तो इसका आंसर है यस, समटाइम व्हेन म्यूजिक इज प्लेड एट हाई वॉल्यूम इट बिकम नॉइज। यानी हाँ, कभी कभी जब म्यूजिक को आप ज्यादा वॉल्यूम में प्ले करते हो, ज्यादा वॉल्यूम में आप सुनते हो तो वो क्या हो जाती है, नॉइस में बदल जाती है, या हम कह सकते हैं कि हमें वो नॉइस के जैसी, शोर के जैसी लगती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। यानी आपको बताने हैं या आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज, ठीक है, जो आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं, ऐसे नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज की आपको लिस्ट बनानी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका नॉइस पोल्यूशन होता है, आप अपने आसपास देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से नॉइस पोल्यूशन को सुनते हैं। ठीक है, सो नॉइस पोल्यूशन के जो सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया आपको कि जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो आप रोड पे बसेस जाती है, ठीक है, बस जाती है, कार, ट्रक आपके, है ना, बाइक्स हो गई आपकी, स्कूटर हो गए। तो जब ये चलते हैं तो क्या होता है, आपको इनके चलने की वजह से भी आपको नॉइस या शोर सुनाई देता है। ये ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जिस कारण जो हमें नॉइस की तरह या आप कह सकते हैं शोर की तरह हमें सुनाई देती है। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सुनते हैं कि जो आपकी बस होती है, ट्रक होती है, तो उसमें से क्या करते हैं, हम हॉर्न बजाते हैं। ठीक है, उसमें हम हॉर्न बजाते हैं, जैसे किसी को अलर्ट करने के लिए हम हॉर्न बजाते हैं। तो बेसिकली जो वो हॉर्न बजता है, ठीक है, जो वो हॉर्न बजता है, उस हॉर्न की वजह से, ठीक है, जो आपका हॉर्न होता है वो बजता है, उस हॉर्न की वजह से क्या होता है, नॉइस प्रोड्यूस होता है या शोर उत्पन्न होता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बस और कार होती है, ठीक है, ठीक है, जो आपके बस और कार होते हैं उसके हॉर्न्स, या आप कह सकते हैं वो एक सोर्सेज है नॉइस पोल्यूशन का, यानी ध्वनि प्रदूषण का एक सोर्स है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो है सोर्स, आपका जो नेक्स्ट सोर्स है वो बेसिकली है फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स। ठीक है, फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स। तो आप फायर क्रैकर्स से आप क्या समझते हैं, बेसिकली जो आपके पटाखे होते हैं, ठीक है, जैसे आप दिवाली में आप पटाखे जलाते हो, तो जब आप पटाखे जलाते हो, जो ये आपके पटाखे होते हैं इन्हें हम फायर क्रैकर्स कहते हैं। तो जब आप पटाखे जलाते हो तो आप देखते हो या आप ये सुनते हो कि जैसे ही आप पटाखों को जलाते हो उसमें से ध्वनियां उत्पन्न होती है। ठीक है, उसमें से अलग तरीके की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कि एक शोर का काम करती है, आप कह सकते हैं जो कि एक नॉइस का काम करती है, जिसकी ध्वनि हमें नॉइस या शोर की तरह सुनाई देती है। जो आपका लाउड स्पीकर्स होता है, ठीक है, जैसे आपने लाउड स्पीकर देखे होंगे, जैसे
आपके मंदिरों में लगे होते हैं, या आपके यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है, या कहीं लेक्चर हो रहा है, कोई नेता आए हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो लाउड स्पीकर्स वहां लगाए जाते हैं ताकि जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज दूर तक और काफी सारे लोगों तक पहुंच सके। तो कई बार क्या होता है, जो ये लाउड स्पीकर्स होते हैं, इनकी वजह से भी नॉइस पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि जो इससे आवाजें निकलती हैं, कई बार इससे क्या होता है, आपके आसपास आपको बहुत खराब सा महसूस होता है। यानी ये जो आवाजें आती है, इससे आपको अगर आप ये लगातार, अगर ये आप इसके एक्सपोज में रहो, तो कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट भी कर देती हैं। और कई बार ये ऐसी आवाजें होती हैं जो कि आपको अच्छी नहीं लगती, या आपको मेंटली इफेक्ट करती है। थर्ड है आपका हाई वॉल्यूम्स इन टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, यानी कि जो आपके टीवी होते हैं, टेलीविजन यानी कि जो आपके टीवी होते हैं, उसमें कई बार जो हम लोग या कई बार लोग बहुत तेज वॉल्यूम में, यानी बहुत तेज आवाज में हम टीवी देखते हैं, ठीक है। तो जो उससे आवाज निकलती है या जो उससे ध्वनि निकलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, उस कारण भी नॉइस पोल्यूशन होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर्स एट होम, ठीक है। जैसे आपके, इसका मतलब ये है कि जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपका मिक्सचर ग्राइंडर हो गया घर में, तो जब आप मसाले पीसते हो उन मिक्सचर्स में या मिक्सचर ग्राइंडर में, तो आपको आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। या फिर जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है, उसमें जब आप कपड़े धोते हो तो उससे भी आपकी आवाजें आती हैं, ठीक है। और आपके अलग अलग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं घर में, जिनसे भी अलग अलग तरीके की आवाज या साउंड सुनाई देती है। बेसिकली वो अनवांटेड साउंड्स होती हैं, वो ऐसी साउंड नहीं होती जो हमें अच्छी लगे। तो आपके जो घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके घर में मिक्सचर्स होते हैं, ये भी जो है आपके नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण में अपना क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन आप या फिर आप कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है आपका सायरेंस इन फैक्ट्रीज। जो आपकी फैक्ट्री होती है उसमें सायरेंस होते हैं, ठीक है, सायरन होती है, जिससे क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सायरन से क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो ये साउंड यानी ये जो ध्वनि जो सायरन से प्रोड्यूस होती है, जो कि फैक्ट्रीज में होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे भी नॉइस पोल्यूशन या आप कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण होता है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। हमें ये बताना है कि किस तरीके से जो आपका ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, जो आपका ध्वनि प्रदूषण है वो ह्यूमन बीइंग यानी इंसान या कह सकते हैं मनुष्य के लिए हानिकारक है, या उससे मनुष्य को हानि होती है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यानी जो आपका नॉइस पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके क्या क्या हानियां हैं, हमने ये पढ़ी थी। तो उसमें जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपका नॉइस पोल्यूशन होता है, यानी जो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके कारण आपको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपको कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती, जैसे कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, यानी आपको तनाव हो सकता है, ठीक है, तनाव हो सकता है आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिर दर्द। आपको क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस, यानी आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इंसोमेनिया यानी अनिद्रा को हो सकती है, यानी आपको नींद नहीं आएगी नॉइस पोल्यूशन की वजह से। और हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप,
ठीक है। तो आपको इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका स्ट्रेस होता है यानी तनाव, यानी आपको बहुत ज्यादा तनाव होने लग जाएगा नॉइस पोल्यूशन की वजह से। आपके सर पे दर्द रहेगा, ठीक है, आपको हेडेक रहेगा, ठीक है। हियरिंग लॉस, अगर आपका ज्यादा समय तक नॉइस पोल्यूशन या आप कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण में अगर आपका एक्सपोजर होता है, या आप डेली आपको नॉइस पोल्यूशन या नॉइस सुनाई देती है, यदि शोरगुल आपको सुनाई देता है, उस कारण आपका हियरिंग लॉस यानी सुनने की शक्ति आपकी कम हो सकती है। फिर आपका इंसोमिनिया यानी अनिद्रा, यानी आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, आपको क्या होता है, सोने में जो दिक्कत होने लग जाती है, सोया नहीं जाता है। देन आपका हाइपरटेंशन है, जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। तो आपको उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, यानी आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो माता पिता हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, वो एक घर खरीदने जा रहे हैं। They have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the road, यानी आपको आपके उन जो पेरेंट्स हैं, यानी आपके जो अभिभावक हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या कहा गया है कि आप दो ऑप्शंस दिए गए हैं घरों के। एक जो घर है वो क्या है, रोड के पास है, ठीक है। एक घर जो है रोड के पास है, आप कह सकते हैं रोड के किनारे है, और जो दूसरा घर है वो रोड से 3 लेन छोड़ के, ठीक है, रोड से 3 लेन छोड़ के जो दूसरा घर है वो है। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, यानी आपसे ये पूछा गया कि आप कौन से घर को कहोगे, कि आप अपने पेरेंट्स को कहोगे या अपने अभिभावक को कहोगे कि आप ये घर खरीदिए, ठीक है। आपको ये बताना है कि आप कौन से घर को खरीदना पसंद करोगे, या अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि आप ये घर खरीदिए, और उसका आपको आंसर भी देना है एक्सप्लेन करके। तो बेसिकली जैसे कि आपको दो ऑप्शंस हैं, एक रोड साइड के पास घर है, दूसरा 3 लेन छोड़ के जो घर है वो है। तो अगर हम अपना देखिए, जो हमने अभी तक स्टडी किया है, तो आपने ये पढ़ा था कि अगर आपको नॉइस पोल्यूशन को कम करना है तो आपको घरों को ऐसी जगह पे बनाना चाहिए, या आपका आवासीय जो इलाका होता है उससे दूर, जैसे आपके रोड्स होने चाहिए, आपकी फैक्ट्रीज होनी चाहिए, ताकि लोगों को उससे यानी नॉइस पोल्यूशन से, जो नॉइस या शोरगुल जो फैक्ट्री से निकलेगा उससे इफेक्ट ना हो। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो घर, ठीक है, रोड के किनारे होगा, तो आप ये जानते हैं रोड से गाड़ियां गुजरेंगी, ठीक है, आपके 4 व्हीलर जैसे कि कार, ट्रक, ठीक है, आपके कार हो गए, ट्रक हो गए, बस हो गए, ये गुजरेंगे। और आपके जो 2 व्हीलर्स होते हैं, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल होती है, बाइक होती है, ठीक है, स्कूटी होती है, ये सब चीजें जो होती है, मोटरसाइकिल, स्कूटी होती है, ठीक है, स्कूटर होता है, ये सब चीजें क्या होंगी, गुजरेंगी। आप ये जानते हैं कि जो आपके ये जो ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, जो ये आपकी गाड़ियां हैं, इनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि जब ये चलती है तो जो इनकी मशीन होती है, ठीक है, जो ये इनकी बॉडी होती है, वो भी चलते वक्त इसकी जो मशीन होती है वो भी आवाज करती है, और जो इसके हॉर्न होते हैं, ठीक है, जो इसके हॉर्न होते हैं, उनकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रोड के साइड जो घर है वो लेंगे तो हमें जो ध्वनि प्रदूषण है उसका सामना करना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं आपको डेली जो है शोर सुनना पड़ेगा। अगर हम दूसरे घर की बात करें जो कि 3 लेन दूर है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रोड है वो आपके घर से थोड़ा दूरी पे है, ठीक है, 3 लेन की दूरी पे है, यानी कि जो आपका घर है वो थोड़ा शांत इलाके पे है, जहां आप अच्छे से पीसफुल तरीके से रह सकते हैं और आपको ध्वनि प्रदूषण या फिर शोर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली ये है, आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स
buy a house 3 lanes away from the roadside because house on the roadside would be much noisy. ठीक है, noisy in both days and night due to running vehicle. यानी वो कह रहे हैं कि हम जो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप उस घर को लीजिए जो कि 3 लेन दूर है रोड साइड से, क्योंकि अगर आप रोड के किनारे वाला घर लेते हैं तो आपको दिन में और रात में दोनों टाइम आपको नॉइस यानी शोर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस रोड से जो आपकी व्हीकल्स है यानी गाड़ियां हैं वो गुजरेंगी जो कि शोर करें. Whereas a house 3 lanes away from would be comparatively quieter as the intensity of noise decreases with distance between the source and the listener. यानी अगर हम बात करें उस घर की जो कि 3 lanes away है, वहां क्या होगा, इस जो रोड के साइड में जो घर है उससे कम आवाजें होंगी, या आप कह सकते हैं वहां शांति ज्यादा होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितना दूर, ठीक है, जितनी आप दूरी पे रहोगे उतना आपको जो नॉइस है या साउंड है वो कम सुनाई देगा. ठीक है, सोर्स से, यानी आपका जो घर होगा वो सोर्स से थोड़ा दूर होगा तो आपको जो नॉइस होगी, ठीक है, जो शोर होगा वो कम सुनाई देगा. इस कारण जो घर है वो 3 lanes जो दूरी पे है उसको खरीदने की जो बच्चे हैं वो कहेंगे कि अपने पेरेंट्स को कि उस घर को खरीदिए जो रोड से 3 लेन की दूरी पे. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो बच्चों, आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे. मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में आगे के नए टॉपिक्स के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.